भूतिया बस में चुड़ैल की बारात। उजाला नगर के एक छोटे से गांव में चित्रा अपने पति हरिओम के साथ रहती थी। उनकी शादी हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी उन्हें माँ बाप बनने का सुख नहीं मिला था। सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रहने दो चित्रा, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। हरिओम और चित्रा आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने घर के बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये इतनी रात को किसका बच्चा रो रहा है? ये होगा किसी पड़ोसी का। हमें तो भगवान ने औलाद के सुख से अभी भी वंचित ही रख रखा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर हमारे भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी भी गोद भर जाएगी। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि बच्चे की आवाज अचानक तेज हो गई। सुनिए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी पड़ोसी का बच्चा है। चलिए बाहर चलकर देखते हैं। तुम भी ना, चलो चलते हैं। चित्रा और हरिओम रात को अपने घर से बाहर निकला। कुछ दूर चलकर उन्हें अपने घर के पास वाले कूड़े के ढेर के पास एक बच्चा दिखाई देता है। हे भगवान, ये रोने की आवाज इस बच्चे की थी। चित्रा उस बच्चे को कूड़े पर से उठा लेती है। न जाने ये किसका बच्चा है, हमें इसके माँ बाप को ढूंढना चाहिए। अब से ये हमारा बच्चा है, माँ दुर्गा ने इसे मेरी गोद में डाला है। अब से ये मेरा सोहन है। चित्रा उसे गोद में ही लिए हुए थी। जैसे ही सोहन पर चांद की रोशनी पड़ी, उसका माथा चमकने लगा। ये कैसा चमत्कार था? क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, माँ ने आखिरकार हमारी भी गोद भरवा दी। उस दिन के बाद से चित्रा और हरिओम सोहन का पालन पोषण बिल्कुल अपने बेटे की तरह करने लगे। एक बार चित्रकूट गांव से एक बारात कांवरा जा रही थी। सारे पैसेंजर्स नाचते गाते बस से सफर कर रहे थे। तू आज मेरे यार की शादी, मन्ने कोई रोके ना, उड़ाएंगे नोट गुलाबी, मन्ने कोई टोके ना। अरे तो उड़ा नोट गुलाबी, कौन टोक रहा है? हाँ हाँ, उड़ाओ नोट गुलाबी, कौन मना कर रहा है? आखिर आज मेरा बेटा दूल्हा बना है। हाय, ये कब इतना बड़ा हो गया, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। माँ बस, अब तू मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर। अरे नहीं तो आज विदाई में दुल्हन की जगह दूल्हा रो पड़ेगा। सभी हंसी खुशी जा रहे थे कि तभी अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया और बस एक बड़े से बरगद के पेड़ में जाकर ठुक गई और सभी वहीं मर गए। अब बस के यात्री सभी भूत और चुड़ैल बन गए थे। अब इस हादसे को हुए 17 साल बीत गए थे। तब से जो कोई भी बारात उस रास्ते से गुजरती, भूत और चुड़ैल उस पर कब्जा कर लेते और फिर उसे गायब कर देते। अरे मैं अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहा हूँ। भाई, शादी करने की सोचना तो एक बहुत ही अच्छा ख्याल है, लेकिन भूल कर भी चित्रकूट गांव के रास्ते से बारात मत बुलवाना। अरे जानता हूँ, नहीं तो मेरी बेटी सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो जाएगी। पूरे गांव में भूतों और चुड़ैलों की दहशत फैली हुई थी। अब आसपास के गांव वाले भी बारात चढ़ाने में डरते थे। इन भूतों चुड़ैलों को खत्म करने वाला कोई तो इस दुनिया में होगा। हाँ होगा तो, लेकिन किसको पता कि कहाँ हो। उन भूतों और चुड़ैलों को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि सोहन था। सोहन कोई आम बालक नहीं था। उसे बचपन में ही माँ दुर्गा ने अपनी असीम शक्ति से नवाजा था। अब सोहन जवान हो चुका था। माँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी थी? माँ, वो मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चित्रा पहले सोहन को घूर कर देखती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। तो ये बात तो मुझे इतना डर के क्यों बता रहा है? कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया? माँ, वो पास के गांव में ही रहती है और मैं उससे वादा कर चुका हूँ कि मैं उसके घर गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचूंगा। हे भगवान, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। तू भले ही उस लड़की से शादी कर लेना, मगर बारात नहीं। माँ, बारात ले जाने में क्या हर्ज है? मैं तय कर चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चित्रा को अपने बेटे की जिद से मजबूर होकर हामी भरनी पड़ती है। ऐसे ही दिन बीत गए। आज सोहन की शादी का दिन था। बेटा, अभी भी सोच ले, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा बेटा है ना, मैं सब संभाल लूंगा। गाजे बाजी के साथ बारात निकल जाती है और चलते चलते सभी हादसे वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और पूरी बस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
छोड़ने को बोल भी कौन रहा है? हम किसी की भी बारात को जिंदा नहीं जाने देंगे। बिल्कुल माँ। अरे देखो तो, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। अरे वाह, दो दो दूल्हे साथ में, एक जिंदा और एक मरा हुआ। एक फोटो तो बनता है। हाँ बहन खींच, और सुन, स्नैपचैट में खींचना, मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। हाँ क्यों नहीं, मैं भी हैशटैग बनाकर डालूंगी कि इंसानी और भूतिया दूल्हा साथ साथ। इन सब में हमें मत भूल जाना। भूतों और चुड़ैलों से सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। इसी वजह से मैं तुझसे मना कर रही थी, लेकिन तू अपने आगे किसी की सुनता ही कहाँ है। माँ तो डर मत, कोई भी चीज किसी को भी बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाती। क्या खुसुर पुसुर कर रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी बस पर कब्जा क्यों कर रखा है? क्या पिछले जन्म में कोई डाकू वाकू थे तुम लोग? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे ऐसे बात करे? कौन है तू? तुम्हारा विनाश। सोहन के ऐसा बोलते ही भूतों और चुड़ैल उस पर झपटते हैं, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। सोहन एक चुटकी बजाता और सभी बस के पैसेंजर सो जाते हैं। ये तूने कैसे किया? मैं चाहूँ तो तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। कौन है तू? सोहन अपनी आंखें बंद करता है कि तभी उसके माथे में चांद की आकृति बहुत तेज चमकने लगती है। भूत और चुड़ैल ये सब देख बहुत डर जाते हैं। तू मुझे कोई आम इंसान नहीं लगता है। भगवान ने मुझे बहुत सी अलग शक्तियों से नवाजा है, शायद उसका कारण तुम लोग ही हो। अब तो मुझे जल्दी से अपनी मुक्ति का साधन बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं बताता हूँ। विजय अपनी पूरी घटना सोहन को सुना देता है। और अगर कोई हमारे बारात की बस में पड़े शरीर को अग्नि दे दे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। इतनी सी बात? मुझे बताओ बस कहाँ है? वो तो हम भी नहीं जानते। सोहन अपनी आंखें बंद करता है और फिर भागा चला जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ दूर भागकर सोहन को बस दिखाई देती है और वो बिना देर किए अपनी जेब से लाइटर निकाल कर उस बस में आग लगा देता है। सभी भूत और चुड़ैल आंखों ही आंखों में गायब हो जाते हैं। तो मुझे भगवान ने इन शक्तियों से इसीलिए नवाजा था। सोहन वापस आ जाता है और बस में आकर फिर से चुटकी बजाता है। अरे आप सब इतने डर गए थे कि सो ही गए। चलिए, मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन वो भूत और चुड़ैल कहाँ गए? अरे वो अब कभी नहीं आएंगे पापा। सोहन अपने माँ बाप की तरफ थोड़ा मुस्कुराता है और फिर बस अपनी राह पर निकल जाती है। भूत और चुड़ैल भी मुक्त हो चुके थे और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया। गरीब माँ बेटी की जादुई करेले की बेल। ललिता बहुत देर से घर का चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गीली लकड़ियों की वजह से चूल्हा जल ही नहीं पाता। अरे क्या करूँ, चूल्हा तो जल ही नहीं रहा। अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनाऊंगी? ललिता चूल्हा जलाने की बहुत देर से कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश असमर्थ रह जाती है। तभी हरिया अपने सर पर सूखी लकड़ियों का बोझा लेकर आता है और ललिता के पास में उतार कर रख देता है। ये लो, इन सूखी लकड़ियों से खाना बनाओ, जल्दी बन जाएगा। जी आपने तो आज बहुत देर कर दी वापस आने में। इतनी देर कहाँ लगा दी? मालिक ने पैसे ही नहीं दिए थे तो क्या करता, इंतजार में वहीं बैठा रहा। जब उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए तो मैं वापस आया और आते वक्त मैं जंगल से लकड़ियां काटते हुए लेकर आ गया। चलो कोई बात नहीं, सूखी लकड़ियां आ गई है। मैं अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आप जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए। इधर हरिया पानी से अपने हाथ को अच्छे से धो लेता है, जिसके बाद ललिता खाना बनाकर तैयार कर लेती है और अपनी बेटी और अपने पति को परोस देती है। अरे माँ, आपने अपने लिए खाना परोसा ही नहीं, आप भी खाओ ना। अरे मैंने तो पहले ही खा लिया था, बहुत जोरों से भूख लगी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो मैंने चूल्हे पर ही बैठकर खाना खा लिया। तुम दोनों खा लो। ललिता की बात सुनकर हरिया समझ जाता है कि खाना कम पड़ने की वजह से ललिता खाना नहीं खा रही है, इसलिए वो अपनी थाली में आधा खाना छोड़ देता है। अरे मेरा पेट तो भर गया है, ये लो ललिता, ये खाना बच गया है। हरिया अपने खाने की प्लेट ललिता के आगे सरका देता है, जिसके बाद ललिता रसोई में जाकर बचा हुआ खाना खा लेती है। अगले दिन घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता। ललिता, इतने से पैसों में तो राशन भी सही से नहीं देगा लालू, ऊपर से घर में सारे मसाले भी खत्म हो गए हैं।
अरे नमक तक नहीं है। पिताजी, आप इन पैसों से मसाले ले आओ। और मैंने अपने आंगन में कुछ करेले के बीज उगाए थे, उनकी बेलों में करेले उग गए हैं। माँ, आप आज करेले ही बना लो। ललिता अपनी बेटी नंदिनी को प्यार करती है। चिंता मत कर बेटी, ये वक्त भी गुजर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ललिता आंगन से कुछ करेले तोड़कर उन्हें ही बना लेती है। वहीं हरिया भी मजा ले लेता है और उसके बाद खाना खाने के कुछ ही क्षण हरिया अपने काम के लिए निकल जाता है। ललिता घर के कामों में लग जाती है। वहीं नंदिनी करेले की बेलों को पानी देने लगती है। काश के हम अमीर होते, हमारे ऊपर ये गरीबी ना होती, या फिर काश मैं कोई जादूगर नहीं होती तो इन करेलों को जादुई करेले में बदल देती। नंदिनी ऐसा सोचकर बेलों को पानी देकर वहां से चली जाती है, लेकिन एक जादूगर ने उसके घर के ऊपर से उड़ते हुए ये सब सुन लेती है। इतनी प्यारी बच्ची है और कितना अच्छा सोचती है, क्यों ना मैं इसका सपना पूरा कर दूं। मैं इन करेले की बेलों को जादुई करेले की बेल बना देती हूँ। जादूगरनी ऐसा कहकर अपनी छड़ी घुमा देती है और करेलों को जादुई करेले की बेल बना देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन भर वो बेले हर मिनट के हिसाब से बढ़ने लगते हैं और रात तक वो खूब बड़े हो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो करेलों की बेल घर की खिड़की और छत से घर के अंदर पहुंच जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? हमारे घर में ये सारी करेले की बेल कहाँ से आई? माँ, कल तो आपने सारे करेले की बेल ऊपर से तोड़ लिए थे। ऊपर से ये बेल भी बहुत छोटी थी, लेकिन अचानक इतनी बड़ी कैसे हुई? अरे अरे, चिंता क्यों करते हो? अरे मैं हूँ ना, इन सभी बेलों को घर में से काट देता हूँ। इतने में ललिता, तुम खाने के लिए कुछ बना लो। हरिया सारी करेलों की बेलों को काट देता है, जिसके बाद वो खाना खाकर काम पर निकल जाता है। उस दिन भी उनके घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। दिन भर में वो बेलें भी बड़ी हो जाती है और फिर से घर के अंदर घुस जाती है। शाम को जब हरिया वापस लौट कर आता है तो फिर से उन बेलों को देखकर अचंभित रह जाता है। भगवान, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। खैर, अब हम क्या ही कर सकते हैं। ललिता, तुमने खाने में क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बताया जी, मैं तो इंतजार कर रही थी। आप मालिक से कुछ पैसे लेकर आओगे? हर बार की तरह आज भी मालिक ने पैसे नहीं दिए। अब मैं क्या करूं? ललिता ये सोच ही रही थी कि तभी वो बेलों के ऊपर से कुछ करेले तोड़ लेती है। भूखा मरने से अच्छा है कि मैं इन करेलों को ही बना दूं। आखिर मेरी बेटी ने जो इतने प्यार से ये करेले उगाए हैं। ललिता अपने पति और अपनी बेटी को ऐसे चिंतित देखकर खुशी खुशी करेले बनाने लगती है। जैसे ही वो करेलों को काटती है तो उसके अंदर से सोने के बीज निकलते हैं, जिसे देखकर ललिता हैरान रह जाती है। अजी, सुनते हो? जरा यहाँ पर आओ और जरा ये देखो। मुझे तो लगता है कि ये सोना है। हरिया करेले के बीजों को उठाकर देखता है। अरे, इसमें लगने की बात नहीं है, ये तो सच में ही सोने के बीज हैं। लेकिन ये करेले के अंदर ये सोने के बीज कहाँ से आ गए? ललिता एक एक करके सारे करेले काट देती है और हर एक के अंदर से सोने के बीज निकलते हैं। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। आखिर मेरी फूल जैसी बच्ची ने जो अपने प्यारे हाथों से इन करेले की बेलों को उगाया था, ये सब इसी का फल है। माँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि ये बेल जादुई बेल कैसे बन गई। बस मैंने तो इस बेल के सामने खड़े होकर ये कहा था कि काश ये जादुई बेल होती। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उस दिन के बाद से हरिया और ललिता सोने के बीज निकाल उन्हें सुनार की दुकान पर बेच देते हैं और अपने घर की सभी जरूरत की चीजों को ले आते हैं। धीरे धीरे उनकी मुसीबत के दिन खत्म होने लगते हैं, जिससे गांव के चारों तरफ हल्ला मच जाता है। मैंने तो सुना है कि आजकल हरिया और उसकी पत्नी ललिता के पास खूब सारा सोना है, जिससे वो सुनार की दुकान पर बेचने आते हैं। अरे आजकल देखते नहीं हो कितनी महंगी महंगी साड़ियां पहनती है ललिता, लेकिन इतना सारा सोना इसके पास आ कहां से रहा है? वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी ललिता और हरिया घर से निकलते हैं और सुनार के दुकान की तरफ चल देते हैं। हो ना हो ये फिर से सुनार के पास ही जाएंगे और उसे सोना देंगे। आखिर हमें भी तो पता चले कि इतना सोना आखिर आ कहां से रहा है। चलो उसके घर में जाकर देखते हैं। कैलाश, लता और गोमती उनके घर में चले जाते हैं, जहां नंदिनी करेले की जादुई बेलों के ऊपर से करेले तोड़ती है और उन्हें छील कर उनके अंदर से सोने के बीज निकाल लेती है। ये देखकर गांव के लोग अचंभित रह जाते हैं।
इतना सारा सोना, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे अरे, बहती गंगा में क्यों ना हम भी अपना हाथ डुबो ही दे। इनके आंगन में तो वैसे भी अभी कोई है ही नहीं, वहीं जाकर कुछ करेले तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो, थोड़ा सा फायदा तो हमें भी होना चाहिए ना। आखिरकार हम भी हरिया और ललिता बहन के पड़ोसी जो हैं, वो तीनों आंगन में जाकर चोरी छुपे करेले की बेल से करेले तोड़ने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनको ऊपर से जादूगरनी देख लेती है और वो अपने जादुई शक्तियों से उन्हें एक जोरदार करंट का झटका लगा देती है, जिसे खाते ही वो सभी 9-2-11 हो जाते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों को उनकी बुराई का फल भी मिलता है। ऐसा कहकर जादूगरनी वहां से उड़ जाती है। ये सब नंदिनी देख लेती है, जिसके बाद उसे असली हकीकत का पता चलता है और वो अपने माता पिता के आते ही उन्हें जादूगरनी के बारे में बताती है। उस दिन के बाद से वो जादूगरनी को हमेशा दुआएं देते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगते हैं। रात का समय होता है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और कोहरे भरी काली रात में कुछ भेड़िए बहुत जोरों से चिल्ला रहे होते हैं, जिसमें रात के कोहरे में एक जख्मी विशाल नाम का लड़का अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रहा होता है। कितना खतरनाक है ये सब। हे भगवान, ऊपर वाले मेरी जान बचा ले। आज अगर तूने मेरी जान नहीं बचाई तो और न जाने इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की कितनी हत्याएं होने वाली है। विशाल रास्ते पर भाग रहा होता है, तभी उसे अजीब अजीब चुड़ैलों की हंसने की आवाज आती है। लगता है चुड़ैल परियां मेरा पीछा कर रही है। हे ऊपर वाले, आज मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। मुझे बचा ले उन चुड़ैल परियों से। विशाल की जान उसके हलक में अटकी हुई थी। उसके पूरे माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी आंखें डर से लाल और गहरी हो चुकी थी। तभी उसके सामने अचानक से कई सारी चुड़ैल परियां प्रकट हो जाती हैं, जिन्हें देखकर विशाल बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, आखिर ये चुड़ैल परियां मेरे पास आ ही गई। हमें क्या करूं? तुझे क्या लगा था कि तू हमारे चंगुल से निकल जाएगा? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब तुझे इसका भुगतान करना होगा। हाँ, इसको खाकर तो मैं अपना पेट भर लूंगी और ये सीधा मेरे पेट में जाएगा। नहीं, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। इसे तो हमें पाताल लोक में लेकर जाना चाहिए। लेकिन तुम इसे पाताल लोक में ले जाना क्यों चाहती हो? ताकि इसकी मौत और भी दर्दनाक हो सके। चलो, इसे अपने पाताल लोक लेकर चलते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं पाताल लोक नहीं जाना चाहता। मेरी जान बख्श दो। ऐसा कहते कहते विशाल अचानक से नींद में से जाग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मत मारो। तभी उसके पास एक अघोरी बाबा आता है और उसके माथे पर भभूत लगाकर उसे शांत करता है और कहता है, तुम जिंदा हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम पूरे 2 हफ्तों के बाद अब जागे हो? अघोरी की बात सुनते ही विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर से उसकी आंखों में मौत का डर नजर आ रहा होता है। मैं उन्हें नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। वो काली रात मेरी जिंदगी में क्यों आई? अच्छा होता कि मैं उस बस में चढ़ता ही नहीं। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? मुझे सब बताओ। उस रात मैं अपने पिताजी सीताराम को लेकर जबलपुर के गांव में जा रहा था। वहां पर अंधों की आंखों का इलाज किया जाता है। मेरे पिताजी और मैं, हम दोनों ही बस स्टैंड पर पूरे 2 घंटे से बस के आने का इंतजार कर रहे थे। अरे काफी देर हो गई, अभी तक बस आई ही नहीं और पता नहीं कितना टाइम लगेगा बस को आने के लिए। पिताजी, कभी कभी बस लेट हो जाती है। आजकल आपको तो पता ही है कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। विशाल इतना कहता ही है कि तभी वहां पर जबलपुर जाने की बस आ जाती है, जिसमें वो अपने पिता के साथ आराम से बैठ जाता है। बहुत लंबा सफर है पिताजी, मैं कुछ देर सो जाता हूँ। अगर आपको नींद आए तो सोने से पहले मुझे एक बार बता दीजिएगा। ऐसा कहकर विशाल सो जाता है। उसका अंधा पिता काफी देर तक ऐसे ही जागता रहता। देखते ही देखते शाम से रात हो जाती है। कुछ घंटों बाद विशाल की आंख खुलती है और वो अपनी आंखों को मसलते हुए अपने चारों ओर देखता है। अरे ये क्या पिताजी, आपने तो मुझे जगाया ही नहीं।
जरा देखिए रात हो गई है और पता नहीं अभी हम कहाँ पहुंचे हैं। ऐसा सोचकर विशाल कंडक्टर से पूछता है, अरे कंडक्टर भाई साहब, अभी जबलपुर आने में कितना और समय है? अरे जबलपुर तो पहले ही निकल चुका है, पूरा आधा घंटा पहले ही जबलपुर हमने पीछे छोड़ दिया था। अब तो अगले बस स्टैंड पर ही तुम्हें वापस आने की बस मिल पाएगी। अरे देखा तुम्हारे आलस ने हमें कितना लेट कर दिया है। अगर मैं अंधा ना होता तो ऐसी नौबत ना आती। पता नहीं आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। सीताराम विशाल को ताने मारने लगता है, जिसके चलते विशाल और सीताराम के पास अगले बस स्टैंड पर उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अचानक से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ता है और वो कंडक्टर से कहने लगता है, अरे अरे यह सब क्या हो रहा है? लगता है बस के ब्रेक फेल हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? ड्राइवर और कंडक्टर बस को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बस नहीं रुक पाती। तभी एक शमशान घाट में जाकर उनकी बस की एक बड़े से पेड़ से टक्कर हो जाती है, जिसके चलते बस के चारों तरफ से धुआं निकलने लगता है। अरे हे भगवान, ये अनहोनी हमारे साथ ही होनी थी। ड्राइवर और कंडक्टर बस से उतरकर बस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते उन्हें कब्रिस्तान से अजीब अजीब आवाज आने लगती है। अरे मुझे तो डर लग रहा है, जल्दी ठीक करो इस बस को। अरे डर तो मुझे भी लग रहा है भैया, आखिर हम लोग शमशान घाट में आकर जो बसे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द ही बस चल पड़ेगी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जैसे वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, उन दोनों के सामने कई सारी चुड़ैल परियां खड़ी होती हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी चुड़ैल, और वो भी परी के रूप में। चल ड्राइवर, चल यहाँ से भाग चलते हैं। ड्राइवर चुड़ैल परियों को देखकर अपनी पेंट में ही सूसू कर लेता है, जिसके बाद कंडक्टर भागकर बस पे चढ़ जाता है और सभी से कहता है, अरे बाहर बहुत सारी चुड़ैल परियां हैं, अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगी, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। कोई अपनी जान बचाकर बस से नीचे उतरता है, उससे पहले ही सभी चुड़ैल परियां बस में चढ़ जाती हैं और एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देती हैं। क्या बात है, आज तो खूब सारा भोजन मिल गया। अब तो मैं इन सभी को मार कर खा जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा। और बचा कुचा हम पाताल लोक में ले चलेंगे, ताकि उन्हें भी कुछ नसीब हो जाए। चुड़ैल परियां एक एक करके सभी को मार देती हैं। वो विशाल के पिता सीताराम को भी मार देती हैं। अपने सामने अपने पिता की मौत देखकर विशाल हैरान रह जाता है और अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल परियों के सामने मरने का नाटक करता है। चलो, यहाँ तो सब मर गए और हमारा पेट भी भर गया, अब हमें पाताल लोक इन्हें ले जाना चाहिए। सभी चुड़ैल परियां मरे हुए लोगों को उठाकर अपने पंखों के द्वारा पाताल लोक ले जाने लगती हैं, जिसका फायदा उठाकर विशाल चुपके से बस में से निकलकर भाग जाता है और भागते भागते वो काफी दूर तक पहुंच जाता है। लेकिन सभी चुड़ैल परियों की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। अरे वो देखो, जिस बस पर हमने कब्जा किया था उस बस में से वो आदमी निकल कर भाग रहा है। अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो वो हमारे बारे में सभी को बता देगा। चलो उसे मार कर आते हैं। सारी चुड़ैल परियां विशाल को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसके चलते विशाल वहीं बेहोश हो जाता है। बस अघोरी बाबा, बेहोश होने के बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। आगे की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो सभी चुड़ैल परियां तुमको मारने ही वाली थी, लेकिन तभी मैं वहां आया और मैंने उन्हें तुम्हें मारने से रोका। अघोरी, हमारे रास्ते में आने की गलती मत कर। तुम पाताल लोक की शापित चुड़ैल परियों, इस लड़के को छोड़ दो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारे शिकार करने का समय अगर कोई सामने आया तो हम उसे भी मार देते हैं, लेकिन तुझे मौका दे रहे हैं। जा, चला जा और अपनी जिंदगी बचा ले, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। काफी समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिरकार तुम आज मेरे हाथ लगी गई हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अघोरी एक मटका अपने सामने रखता है और उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद वो अपने मन में मंत्र का जाप करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्रों के जाप से सभी चुड़ैल परियां उस मटके में कैद हो जाती हैं, जिसके बाद उस मटके के अंदर से ज्वाला निकलती है और वो अपने आप आकाश में उड़कर गायब हो जाता है। वो सभी चुड़ैल परियां हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी हैं। अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया,
मेरा इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं था। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें कुछ दैविक विधाएं सिखा सकता हूँ, जिसके चलते तुम ऐसी बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकते हो। विशाल अघोरी बाबा की बात मान लेता है और उनके साथ रहना शुरू कर देता है, जिसके बाद विशाल कई सारी विधाएं सीखता है और बुरी शक्तियों को नष्ट करना शुरू कर देता है।